सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। 2024 के चुनाव के 4 फेज़ पूरे हो गए। हमने आपको प्रोजेक्शन किया था कि 4 फेज़ के बाद में बीजेपी के 231, ये हमने पहले प्रोजेक्शन किया था, यानी 4th फेज़ के पहले कि 231 और एनडीए के जो हैं वो लगभग 260 हो जाएंगे। लेकिन अब ये लग रहा है कि भाई हमें जो ये फिगर है ऊपर रिवाइज करना पड़ेगा। कारण उसका क्या है कि कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है तेलंगाना। देखिए, हमने वैसे भी पहले भी प्रोजेक्ट किया था कि आंध्र प्रदेश में 3 सीटें आएंगी, वही आ रही हैं, उससे अधिक नहीं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की, टीडीपी की भी लगभग 10 आ रही हैं, 9 आ सकती हैं। लेकिन तेलंगाना में कुछ बहुत ही गज़ब हुआ है और जो भी हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार तेलंगाना में एक तरह से पूरा ही उलटफेर हो गया है। और पूरा ही उलटफेर की स्थिति ये है कि कांग्रेस की केवल 2 या 3 सीटें ही इस समय पक्की हैं, बाकी 4-5 सीटें जो है वो कॉन्टेस्ट में है। और उसके अतिरिक्त आप ये समझिए कि लगभग 7 सीटें, 7 या 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कंफर्म हो चुकी हैं। जो कंफर्म हो चुकी हैं सीटें वो हैं, आपको मैंने बताया था कल, मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ कि नॉर्दर्न तेलंगाना तो पेडपल्ले को छोड़ के, वो पेडपल्ले में भी कॉन्टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा है, कोई भी ऊपर जा सकता है उसमें। तो बाकी आपके आदिलाबाद, करीमनगर, निज़ामाबाद, ज़ाहिराबाद और मेडक, और मेडक के बाद जो हैदराबाद के आसपास की जो तीनों सीटें हैं वो, यानी कि सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और शिवल्ला, ये 8 सीटें तो बिल्कुल पक्की सी हो रही हैं। उसके बाद महबूब नगर, पेडपल्ले, नगर कुरनूल और इवन नालगोंडा, यहाँ पे अच्छी फाइट दे रही है भारतीय जनता पार्टी। इसमें किसी की भी तरफ जा सकती है सीटें, लेकिन महबूब नगर और नगर कुरनूल में ऐसा लग रहा है कि भाई मामला पलट सकता है। और यहाँ तक कि खम्मम और वारंगल, जिसको देख रहे थे कि भाई खम्मम, वारंगल और महबूबाबाद जो है वो एक तरफा स्वीप होगी, उसमें भी, वारंगल में भी फाइट हो रही है। तो ये जो हमने टोटल जो सीट प्रोजेक्शन किया था उसमें हम अब, पहले हमने 6 सीट प्रोजेक्ट की थी, अब हम उसमें 3 सीट तो तेलंगाना से ऐड कर रहे हैं सीधे सीधे, और उड़ीसा में हमने 2 की थी, वो 2 ही हैं। तो अब आप ये मानिए कि इसमें पूरी सीट्स का जो प्रोजेक्शन है और 1 सीट जो है वो वेस्ट बंगाल में हम ऐड कर रहे हैं, तो टोटल सीट प्रोजेक्शन 235 हो जाता है 231 के स्थान पर। यानी कि जहां हम आपको कह रहे थे कि 71 सीटें जो लड़ रही है इस फेज़ में, चौथे फेज़ में भारतीय जनता पार्टी, उसमें से 52 जीतेगी, अब हम उसको 56 दे रहे हैं। हाँ, जहाँ तक हमारे अजीत अंजुम और योगेंद्र यादव टाइप के लोगों की बात है, उनको तो, जिसको हम कहें कि सूखे को सब भूरा भूरा ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको सब सूखा हुआ है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी का भी सब सूखा ही सूखा दिखाई पड़ता है। आपने कल देखा होगा, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुआ इंडिया टुडे में, और इंडिया टुडे में प्रदीप गुप्ता भी थे, इंडिया टुडे में योगेंद्र यादव भी थे। जब योगेंद्र यादव को पूछा गया कि भाई क्या स्थिति है, तो उन्होंने अपना जो कल्पना से बता के कि यहाँ पर 20 कम हो रही हैं, यहाँ पर 10 कम हो रही हैं, और 10-10 कम करते करते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें कम कर दी। और उसके बाद फिर जब प्रदीप गुप्ता जो एक्सेस माई इंडिया जो एग्जिट पोल करते हैं इस समय, जो है वो नंबर 1 वही माने जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो अनुपात है सही रहने का वो उन्हीं का है। उनकी भी गलतियां होती हैं, जैसे हमारी भी गलतियां होती हैं। उनका भी 80% से ऊपर का प्रोजेक्शन है और लोकसभा में 100% का है, हमारा भी 80% से ऊपर का है, लोकसभा में अभी तक 100% का है।
तो हमने जो प्रोजेक्शन किया लगभग वही उन्होंने कहा, क्योंकि वो नंबर दे नहीं सकते, हम तो विश्लेषण कर रहे हैं, एग्जिट पोल तो हम बाद में देंगे। तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि भाई वो किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। इसको लेके बहुत समस्या हो गई है पूरे के पूरे इकोसिस्टम में। एक बात अवश्य मैं कहना चाहूँगा कि बातचीत जो है वो लोग लगातार कहते रहते हैं कि साहब की लो हो गया टर्नआउट, लो हो गया टर्नआउट। कल का जो टर्नआउट है वो अभी तक के जो फिगर आए हैं उसमें बमुश्किल 1% का अंतर है। और उसके अतिरिक्त जो विशेष बात यह है कि जहाँ पर हम एक तरह से बता रहे हैं कि ज़बरदस्त उठापटक हो गई है, उलट फेर हो गया है तेलंगाना में, वहाँ पर अभी तक के जो फिगर्स आए हैं उसमें 2.1% अप है पोलिंग वहाँ पर अप है। तो अब इसका कोई भी निष्कर्ष निकाल लें। अमूमन ये कहा जाता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो विशेषकर स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाती है। अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी एंटी इनकम्बेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ निकालना चाहते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से संभव है। और लो काउंट का एक और कारण है, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, जहाँ पिछली बार से 2-3-4% जो वोटिंग कम आ रही है, उसका जो कारण पता चला है, उसके 2 कारण पता चले हैं। एक तो कारण ये है कि वहाँ पर योगी जी ने तो बहुत ही सख्ती कर रखी है और वहाँ पर जो बुर्के वालियाँ हैं उनकी भी बड़ी सख्त चेकिंग हो रही है, किसी भी प्रकार की फर्जी वोटिंग जो है वहाँ पर होने नहीं दी जा रही है। और आप ये जानते हैं कि जो 80s और 90s में जो समाजवादियों का जो पूरा एक नंगा नाच चला था, तांडव चला था, उसमें फेक पोलिंग, झूठे इलेक्ट्रल रोल्स, इन सब का बहुत बड़ा एक उसमें योगदान रहा था। इसी के चलते ये लालू और मुलायम ये सब न केवल पावर में आए, बार बार पावर उन्होंने एंजॉय की। मैंने तो स्वयं चुनाव करवाया है बिहार में 2 बार, और मैंने देखा है कि लालू के समय पर किस प्रकार से मैनिपुलेशन होता था, किस प्रकार से बूथ लूट लिए जाते थे। इस बार बूथ लूटने की घटनाएं, ऐसा बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ग्राउंड पे, कि बूथ लूटने, बूथ जैमिंग, ये सारी घटनाएं जो पश्चिम बंगाल में पिछले यानी कि 2021 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस समय तक भी बिल्कुल जिसको बोलते हैं रैम्पेंट थी, वो नगण्य है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विशेषकर पश्चिम बंगाल में। इसीलिए हम लगातार पश्चिम बंगाल को हम प्रोजेक्ट करते रहे हैं। हमने 22 सीटें वहाँ पे अपने ओपिनियन पोल में दी थी, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ मामला चल रहा है और जिस प्रकार से बूथ लूट नहीं हो पा रही है, उससे ऐसा लगता है कि भाई वहाँ भी अपवर्ड ही रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो यदि इसी प्रकार से अपवर्ड रिवाइज़ होता रहा, तो हमने इसको अभी 236 रिवाइज़ किया है, और उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि मेजॉरिटी मार्क एनडीए को मिल गया है। महाराष्ट्र में विशेषकर एनसीपी ने तो अपनी 4 सीटें जीत ली हैं, एनसीपी की चारों सीटें आ गई है। शिवसेना को थोड़ा बहुत चैलेंज मिल रहा है, उसको शिरडी में चैलेंज मिल रहा है, उसको औरंगाबाद में चैलेंज मिल रहा है। और शिवसेना की जो 15 सीटें हैं उसमें से ये हम सोच सकते हैं कि उसमें से वो कोई 4-5 सीटें लूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल 41 जो सीटें आई थी, लगता यह है कि 41 ही रहेगा। और यदि 41 ही रहेगा तो फिर यहाँ पर भी सीटें बढ़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की। अब ये जो फेक वोटिंग में एक बड़ा प्रश्न आया है जो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है और जिसको मैं विशेष रूप से हाईलाइट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो बुर्का और पर्दा नशीन वाला जो एक रूल है, जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसमें दिया हुआ है कि भाई जो भी पर्दा नशीन महिलाएं हैं यानी बुर्के वालियाँ, उनके लिए एक अलग से एनक्लोजर बना के और जो पोलिंग पार्टी है वो उनका एग्जामिनेशन करेगी और उनका चेहरा मिलान करेगी। ये बहुत कम स्थानों पर हो रहा है। इस नियम को बहुत ही सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो सारी महिलाएं जो हैं वो अपना चेहरा खोल के ही जा रही हैं। वो जो शटलकॉक वाला और जो पूरा फुल वेल वाला जो है वो तो हैदराबाद में ही दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में तो दिख नहीं रहा है।
उत्तर प्रदेश में तो सारी अपनी पर्चियां लेके, आधार कार्ड लेके या इलेक्शन कार्ड लेके और साथ में अपना चेहरा खोल के ही अंदर जा रही हैं। क्यों? जब आप इलेक्शन कार्ड बनवाते हो, जब आप आधार कार्ड बनवाते हो, तो क्या आप पूरा बुर्का सामने रख के बनवाते हो? नहीं, आपको खोलना पड़ता है उसको और तभी आपकी फ़ोटो खिंचती है। लेकिन हैदराबाद जैसे स्थानों पर इस प्रकार की यदि बात हो रही है तो यहाँ पर भी यह आवश्यकता है कि इलेक्शन कमीशन इसको देखे और इस रूल को सख्ती से इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाए। नहीं तो माधवी लता जैसों को वहाँ पर जाकर स्वयं लोगों के बुर्के हटा हटा के उनका चेहरा चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह इसलिए भी आवश्यक है कि कुछ स्थानों पर बहुत अधिक पोलिंग होती रही है। इस बार तो पश्चिम बंगाल में भी पिछले 2 फेज़ में उनका जो 80, 83, 84% था वो कम होकर 75, 76, 77 ही दिख रहा है, यानी लगभग 5% वहाँ जो कम हुई है वो इसी सख्ती की वजह से हुई है। वरना वहाँ तो बिल्कुल आप जानिए कि टीएमसी और सीपीएम जो है उनका तो पूरी मशीनरी इसी लगी रहती थी कि किस तरह से फेक पोलिंग करवाओ, किस तरह से दूसरे लोगों को रोक के उनके स्थानों पर अपने लोगों की पोलिंग करवाओ। इस बार वो नहीं हो पाया है। तो भाई लोगों, जो लोग भी चिंतित हो रहे थे अभी तक तीसरे फेज़ तक, वो अब आप समझ जाइए, आज तो भाई मार्केट में भी बड़ा ज़बरदस्त उछाल आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराओ।